Hello. Hello, Hello. Good afternoon to all of you. good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good 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 afternoon, afternoon, sir. sir. afternoon. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और थोड़ा देर वेट कर लेते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं। अगर देख लेते हैं 2-4 मिनट, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। Okay, Okay, sir. ठीक है। sir. हेलो स्टूडेंट्स। जी सर। अब लोग ज़्यादा तो लोग अब नहीं जुड़ने वाले हैं, यही 14-15 ही रहेंगे अब। तो हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया, तो अगर
प्रीवियस 3 लेक्चर्स का कोई टॉपिक में आपका क्लैरिटी नहीं है तो आप उसको पूछ सकते हैं। कुछ कुछ बता सकते हैं कि आप लोग मैंने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया है? टॉपिक कम से बताइए आप लोग कि प्रीवियस 3 लेक्चर्स में मैंने क्या क्या टॉपिक आप लोगों के से डिस्कस किया है, यस सर। बताइए। सर डे 1 में क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे सर। उसके बाद मोड ऑफ सर्विसेज, फिर डीडीसी 19th एडिशन के बारे में सर कुछ बताए थे। फिर जो वो नंबरिंग 0 to 9 जो होता है ना, उसके बारे में सर हाँ। पूरा पढ़ाए थे हम लोग को। फिर उसके बाद था सब्जेक्ट वैसे बता रहे हैं सर। डे 2 में क्वालिटीज ऑफ नोटेशन के बारे में सर बताए थे। नोटेशन एंड क्वालिटीज ऑफ नोटेशन। अच्छा ठीक है सर, थोड़ा सा फास्ट लिखने में मिस्टेक हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नोटेशन लिखिए एंड टाइप्स ऑफ नोटेशन। उसमें 3 क्वेश्चन बताया था। नोटेशन, व्हाट इज नोटेशन, टाइप्स ऑफ नोटेशन एंड क्वालिटीज ऑफ नोटेशन। और सर इसमें एक प्योर नोटेशन, एक मिक्स नोटेशन बताए थे वही सर। वही टाइप्स इसके ऑफ ऊपर वही थोड़ा टाइप्स ऑफ नोटेशन हुआ, वो टाइप्स ऑफ नोटेशन हुआ। तो सर 2 टाइप्स यहाँ पे सर आप लिखवाए थे। हाँ, तो 2 टाइप्स ही नोटेशन तो हुआ ना, अच्छा प्योर एंड मिक्स्ड। ऐसे सर प्योर मिक्स थोड़ा सा सर क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट बताइए। सब्जेक्ट पढ़ाए थे ना? सर फिर हाँ सब्जेक्ट, भी बेसिक पढ़ाए सब्जेक्ट, थे सर। कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। उसके बाद सर एरे और एंड क्या पढ़ाए चेन थे? का कॉन्सेप्ट सर एंड बताए एरे थे। एंड चेन बता दिए थे। हाँ, उसके बाद सर बताइए। उसके बाद एडेड एंट्री सर क्यों करते हैं, मेन एंट्री क्यों करते हैं, वो बताए थे। हम्म फिर सर 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, कैटेगरीज पढ़ाए थे। हाँ, एसटी। पीएमई एसटी ये वाला पढ़ाए थे सर। हम्म उसके बाद सीसी का कुछ समरी था सर जो देने वाले थे, बट वो दिए नहीं थे सर। अच्छा अच्छा, दिमाग से। अच्छा ठीक है, जब लोग को मिल जाएगा। फिर वेब डेवी कुछ डाउनलोड करने बोले थे सर 19th एडिशन, जो हम लोग नहीं कर पाए, समझ में नहीं आया हमको, तो उसको अभी छोड़ रहे हैं हम देखिए, लोग। मैं आपको एक सिंपल मैं बता रहा हूँ। अगर ठीक है, वेब डेवी आप किसी दूसरे मोबाइल में अगर आप ओपन करेंगे या आप सेम मोबाइल में ओपन करेंगे हाँ, तो मैं आपको वेब डेवी का कैसे उसको एक्सेस करेंगे वो बता देते हैं अभी आज। यस सर। उसके बाद बताइए। उसके बाद डे तो 3 में सर AACR के कार्ड के बारे में बताए थे, और 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में बताए थे सर, जिसमें 5 टाइप लॉज। पूरा 5 को डीलिंग कर दिए थे। फिर इंडेक्सिंग था, इंडेक्सिंग तो आज एक्सेशन बताएंगे। रजिस्टर इंडेक्सिंग, था। हाँ, एक्सेशन रजिस्टर बता दिए थे। एक्सेशन यस रजिस्टर, सर। कैटलॉग, तो इसमें एक उसमें टाइप्स ऑफ। बिब्लियोग्राफी है सर, उसको थोड़ा हाँ, समझना है। डिफरेंशिएट बिटवीन कार्ड कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी एंड पब्लिशर्स कैटलॉग। हाँ यस सर। हम्म उसके बाद ये इंटर सब तो फॉर्म बता दिए। ऑफ कैटलॉग्स ये सब बता दिए थे, इनर फॉर्म, अल्फाबेट। हाँ, इनर फॉर्म, आउटर फॉर्म सब बता दिए हैं। ये सर ये भी बता दिए हैं। हाँ, और उसके बाद CD रोम कैटलॉग यहाँ तक सर पढ़ाए थे। पढ़ा दिए थे। तो ठीक है। तो जितना आपने बताया ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने तीनों दिन के क्लास को एक शॉर्ट में आपने बता दिया। ये बहुत सब लोग जो क्लास में जुड़े हैं, शायद अगर नहीं नोट किए होंगे तो आप उनसे नोट कर सकते हैं कि इन्होंने कितना अच्छे से बता दिया कि मैंने 3 दिनों क्लास में क्या क्या मैंने सीखा। तो ये सारे लोगों के लिए एक लेसन है कि अगर जो लोग तैयार नहीं किए होंगे वो तैयार कर लें, और जो किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। सब लोग किए हैं, ऑनेस्टली बताइएगा तो, कि इन्होंने जितना टॉपिक्स बताया, ये मतलब मुझे लग रहा है कि ये 3 दिन का क्लास जो इन्होंने नोट किया है, ये मुश्किल से 10 से 15 दिन का क्लास को उन्होंने नोट कर लिया है एक तरह से।
तो क्या सब लोग नोट किए हैं या नोट ये करना है आप लोगों को? ये है सर। किए हैं? सब लोग किए हैं? तो अच्छा ठीक है, जितना टॉपिक इन्होंने बताया, अगर इस टॉपिक में कहीं पर कुछ डाउट्स है तो पूछिए। जैसे उन्होंने बताया कि क्या आपको क्या क्या पूछना था आपको? मनीता, हाँ मनीता बताइए। सर एक बिब्लियोग्राफी और एक प्योर और एक मिक्स इंडेक्सिंग करके था ना सर? प्योर नोटेशन और मिक्स नोटेशन। हाँ, प्योर नोटेशन और मिक्स नोटेशन, इसको सर पहले बता दीजिए। बिब्लियोग्राफी, उसमें और 2 क्वेश्चन तो आपका हो गया, और भी कोई क्वेश्चन है? सर वो जो वेब डेवी वाला जो बोले प्रैक्टिकल करके हाँ तो मतलब ठीक है, मोड में दिखाना। हाँ वेब डेवी बता देते हैं अभी आप लोग को, ठीक है। इसके बाद और किन्हीं का? सीता कोई है? और किन्हीं का कुछ डाउट्स है तो इस सारे टॉपिक से तो पूछ लीजिए। क्योंकि पहले उन्हीं उन्हीं टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो आपका डाउट्स है, उसके बाद हम लोग फिर न्यू टॉपिक पे आगे कंटिन्यू करेंगे। न्यू टॉपिक भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जानने के लिए बहुत कुछ है उसमें। तो पहले मैं चाह रहा हूँ कि प्रीवियस टॉपिक्स को क्लियर करके आगे तब फर्दर हम लोग न्यू टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। है क्या? सीता, भारती कौन कौन जुड़े हुए हैं? तो आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये लोग हो सकता है कि लिफ्ट हुए होंगे, कहीं किसी काम में फंसे होंगे। तो चलिए ठीक है, अब मनीता हम लोग पहले डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन था आपका नोटेशन। तो नोटेशन का मतलब ही हो गया कि नोटेशन, मार्गरेट मान थे, उन्होंने एक कोटेशन दिया था कि नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन। तो शॉर्ट हैंड साइन मतलब देखते थे कि टाइपिस्ट वगैरह लोग करते हैं ना, ये शॉर्ट हैंड का प्रैक्टिस करते हैं वो। तो वो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट डेटा होते हैं। तो तो ए हो गए, बी भी हो गए, 1 हो गए। तो इसको बोलते हैं सब मिला के जब कंप्लीट, उसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। इस चीज को आप समझ लीजिएगा कि 2 टाइप्स के नोटेशन में, एक मिक्स नोटेशन में अरेबिक न्यूमरल्स का यूज किया जाता है। आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, यस ठीक सर। है, कि अरेबिक न्यूमरल्स का हम लोग यूज करते हैं प्योर नोटेशन के लिए। अरेबिक मतलब 0 to 9, ठीक है। और अल्फा न्यूमेरिक हो गया जिसमें अल्फाबेट्स भी हैं और न्यूमेरिक्स भी हैं। तो जिसमें अल्फाबेट्स हो गए ए बी सी, और न्यूमेरिक्स में मतलब हो गया डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिंग सिंबल, साइन सिंबल, पंक्चुएशन मार्क्स, सब कुछ आ जाते हैं उसी आपका न्यूमेरिक्स में। तो न्यूमेरिक्स हो गया अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक्स। तो दोनों मिल करके ही होता है मिक्स्ड नोटेशन। मतलब कि सब चीज का, घर में खिचड़ी बनाते हैं ना, तो खिचड़ी में क्या होता है ना कि सब कुछ ऐड करके तब आप खिचड़ी बनाते हैं। तो वही हो गया मिक्स नोटेशन, इट मीन्स की खिचड़ी। और प्योर नोटेशन मतलब हो गया प्योर चावल। जैसे चावल बनाते हैं तो उसमें कोई चीज का मिक्स नहीं रहता है। तो ये आप समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कि जैसे आप राइस बनाते हैं वो हो गया नोटेशन, प्योर नोटेशन। और जैसे आप खिचड़ी बना दिए उसको, तो उसमें क्या होगा कि आप दाल भी मिक्स कर दिए, सब्जी वेजिटेबल्स भी मिक्स कर दिए, डिफरेंट जैसे लहसुन हो गया, गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, ये सब आप जब मिक्स कर देते हैं तो मतलब वो खिचड़ी बन गया। तो मिक्स नोटेशन इज अ टाइप ऑफ खिचड़ी। तो डिफरेंट उसमें अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक्स वगैरह सब ऐड हो गए। तो ये क्या होता है ना कि मिक्स नोटेशन का यूज इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो ऐड टू मेमोरी नहीं है। बट रेबिक न्यूमरल्स यानी 0 to 9, ये वाला इजी टू मेमोरी है। कि उसमें आप कल दिन कोई आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अच्छा ये बताइए कि आप किसी के सामने जो कोई भी थर्ड पर्सन है, आप उसके सामने बोलिएगा कि अच्छा ये 300 लिख दीजिएगा उसके सामने। तो वो बोलेगा नहीं कि इसको तो ये तो 300 हुआ। तो आप बोलेंगे नहीं 300 हुआ। तो बोलेगा नहीं, तो वही तो बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं हम 300, मैं तो बोल रहा हूँ 300, बट तो एक ही चीज है, तो गलत कैसे हुआ मैं? तो बोलेगा नहीं, आप ये लाइब्रेरी साइंस के टर्मिनोलॉजी में हम लोग ऐड टू मेमोरी का जो कंसेप्ट होता है कि हमको याद रखनी, कैसे याद रखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं उसको 3 डिविजन्स में, उसको सेट्स में हम लोग उसको
डिवाइड कर देते हैं 3 डिजिट में, उससे क्या होता है कि हमें याद रखने में उसको आसानी होती है। तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल, फिर अगेन 3 डिजिट, फिर उसके बाद स्पेस, फिर अगेन 3 डिजिट करते आगे नंबर बढ़ते जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे आप बोलेंगे कि कोई नंबर बोलेंगे जैसे 5891.43, तो 891 पॉइंट लिखे तो 891 के बाद पॉइंट बोले, फिर 433 आया, फिर आपका स्पेस आएगा, फिर डेसिमल नहीं आएगा। डेसिमल एक ही बार आता है फर्स्ट फर्स्ट 3 डिजिट के बाद। और डीडीसी में कोई भी कनेक्टिंग सिंबल का यूज नहीं किया गया, इसलिए वो प्योर नोटेशन है। बट सीसी या अदर क्लासिफिकेशन है, उसमें बहुत सारे नोटेशंस का, बहुत सारे साइन सिंबल्स का यूज किया गया है, इसलिए वो मिक्स नोटेशन है। तो क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी का और एक लाइब्रेरी कैटलॉग में, लाइब्रेरी कैटलॉग लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ बुक्स नहीं है कि वो लाइब्रेरी कैटलॉग को आप लिस्ट ऑफ बुक्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर बोलते हैं कि जैसे एक लाइब्रेरी में सपोज दैट 5000 बुक्स है, तो 5000 का वो लिस्ट नहीं है। वो मान ली एक एक एक, एक बुक पर एक कोई कॉपी है, उसकी 5 कॉपियां हैं, तो 5 कैटलॉग तैयार नहीं होगा। सेम कॉपी की यदि 5 कॉपियां हैं, जैसे मान ली सपोज दैट एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे मान ली गोदान है, तो गोदान की 5 कॉपियां हैं, तो 5 कैटलॉग तैयार नहीं होगा, कैटलॉग एक ही तैयार होगा, ठीक है। तो लाइब्रेरी कैटलॉग होता है वो बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन होता है, एक बुक का पूरा डिटेल्स होता है। बट बिब्लियोग्राफी जो लिस्ट ऑफ बुक्स बोल सकते हैं उसको, कि कितने बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, उसकी एक लिस्ट है वो बिब्लियोग्राफी। और उसी तरह आता है पब्लिशर्स कैटलॉग। तो पब्लिशर्स कैटलॉग का उनका एक ही मोटो रहता है कि हमें इसको सेल के लिए यूज करना है, तो उनका कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होता है। वो चाहेंगे कि उसमें 3 ही कॉलम जनरली वो लोग रखते हैं, एक ऑथर का रखेंगे, सब्जेक्ट का रखेंगे, और टाइटल का रखते हैं, और एक प्राइस का रखते हैं। 3 से 4 कॉलम से ज्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा उनको जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई किसी पर्टिकुलर ऑथर, किसी टाइटल है उसका ऑथर क्या है, उनका सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट में भी उनका डेप्थ सब्जेक्ट नहीं रहता है। जैसे साइंस का उन्होंने एक कैटलॉग तैयार किया, पब्लिशर्स कैटलॉग, तो साइंस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आ जाते हैं उनका हेडिंग रहता है सिर्फ साइंस। उसमें प्योर फिजिक्स भी आ जाएगा, केमिस्ट्री भी आ जाएगा, बायोलॉजी भी आ जाएगा, जो जितने भी साइंस सब्जेक्ट आ जाते हैं तो सब उसके अंदर। तो वहाँ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का उन्होंने नहीं लिखेंगे कि भाई ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उन या तो हेडिंग में सिर्फ दे देंगे। तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के उन्होंने कोई उसका क्लासिफिकेशन नहीं किया है बुक्स का। इसको क्या करेंगे कि एक ब्रॉड सब्जेक्ट आपको दे देंगे, अब ब्रॉड सब्जेक्ट के ही अंदर में जितने भी डिविजन्स आएंगे उसका वो मेंशन नहीं करते हैं। उसका प्राइस, तो प्राइस इसलिए देते हैं ताकि उनका बजट बनाने में तैयार हो किसी भी लाइब्रेरी को, कि हमें कितना बुक परचेज करना है। तो अगर उनको प्राइस ही पता नहीं होगा तो वो बजट नहीं तैयार कर सकेंगे कितना मुझे खर्च करनी है। अगर 1 लाख की बजट है, तो मुझे अगर मान लीजिए 10 डिपार्टमेंट्स हैं या 10 ये हैं, जैसे साइंस 10 स्ट्रीम है, तो हमें क्या करना होगा कि 1 लाख की बजट को 10 डिवाइड में अगर करें, 10 डिवीजन में बांटेंगे, तो 10-10 हजार रुपया इक्वल हर एक डिपार्टमेंट में या हर एक स्ट्रीम में देना होगा। तो इसलिए वो लोग प्राइस का बता देते हैं कि इसका प्राइस क्या होगा प्रत्येक बुक का। तो उससे क्या होगा, हमें एस्टिमेट करने में आसानी होती है पूरा बुक्स का कितना खर्च आएगा। खर्च से ज्यादा, अगर 1 लाख की आपकी बुक में बजट, फाइनेंशियल बजट है पूरा 1 साल में, अगर 1 लाख है, तो आपको 1 लाख से प्लस नहीं करना, 1 लाख से कम ही करना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखेंगे। तो पब्लिशर्स कैटलॉग, लाइब्रेरी कैटलॉग और बिब्लियोग्राफी, ये सब तीनों एक दूसरे से डिफरेंशिएट है। नेक्स्ट क्या आप क्वेश्चन पूछे थे मनीता? सर वेब देवी का प्रैक्टिकल हाँ, कुछ वेब मॉडल डेबी। दिखा देते हैं। अगर आप लोग के लिए एक्सेस कर सकते हैं तो मैं एक साइट लिखाता हूँ, लिखिए आप लोग, classify.oclc.org। मैं इसको लिंक देखता हूँ, मैसेज कर देता हूँ। मैं मैसेज कर रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा।
ये लिंक मैंने आप लोग को शेयर किया है, इसमें आप लोग उसको ओपन कीजिए। सब लोग कर रहे हैं इस लिंक को ओपन? जी सर। इसको लिंक को कीजिए ओपन। मैं इसमें बहुत सारी चीजें बता दूंगा आपको, ताकि आपको इन फ्यूचर काम आएगा। और एक वेबसाइट और मैं दे रहा हूं, इंडिकैट करके ओपन कीजिएगा। इंडिकैट एक classify.oclc.org कुछ वेबसाइट मैं लिख दे रहा हूँ, उसको सब लोग अपना नोट कर लीजिएगा। classify.oclc.org ओपन किया आप लोगों ने? यस सर। अब क्या पेज ओपन हुआ? एक पेज ओपन हुआ होगा जिसके लेफ्ट साइड में आईएसबीएन लिखा होगा, दिख रहा है आप लोगों को? एक साइड में, लेफ्ट साइड में आईएसबीएन का फील्ड होगा, फिर सेंटर पॉइंट पे आपको टाइटल होगा, ऑथर होगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। जो पहले अपने आप लोग बताया classify.oclc.org पे, ये आपको नहीं दिख रहा है इस पे? इसका पूरा ओपन हुआ लिंक? यस सर, हो गया। तो वहां पर आपको फील्ड नहीं दिख रहा है? एक साइड लेफ्ट साइड में सर्च बार करके कुछ नहीं आ रहा फील्ड? वहां पर एक तरफ आईएसबीएन लिखा होगा लेफ्ट साइड में, सेंटर हाँ पॉइंट पे सर, आपको आ रहा है। आ रहा है ना? तो उसी के आप वहां पर एक टाइटल डालिए, टाइटल वाले कॉलम में आप डालिए कॉलम क्लासिफिकेशन। टाइटल वाले सेक्शन में आप कॉलम क्लासिफिकेशन डाल के सर्च कीजिए। ये प्रैक्टिकल आप लोगों को बता रहे हैं चीज, ये चीज आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अभी ये चीज। ओपन हुआ आप लोगों के लिए? कॉलम क्लासिफिकेशन डालने के बाद कुछ फील्ड ओपन हुआ? डिफरेंट आपको नीचे में यस सर। 8-10 कॉलम क्लासिफिकेशन लिखे मिले होंगे आप लोगों को। यस सर, एक कंटेंट एरिया है हाँ और कुछ दूसरा साइट है। हाँ, तो वहां पर क्लासिफाई जैसे डॉट आपको क्लासीफायर डॉट लिंक मैंने शेयर कर दिया है, आप उसको वहां से डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सर, लीजिए। कॉलम का कर क्लासिफिकेशन ओपन हो गया सर। हो गया ना? उसका सर नंबर कुछ मिल रहा है आप लोगों को? सर लिंक ही नहीं खुल रहा है, लिख रहा है वेरीफाई यूर ह्यूमन, उसके बाद फिर वो करते हैं तो नहीं ले पा रहा है और लोगों का तो खुल वेरीफाई। रहा है। सर आप काइंडली स्क्रीन शेयर कर दीजिए ताकि वो देखने में हमको सुविधा हो।
स्क्रीन शेयर उसका तो हम देखते हैं। अच्छा, गूगल पे जाते हैं और अभी फिलहाल आप लोगों को वहां से हम आप लोगों को इसको एक लाइन में काट करके लिख सकते हैं। ठीक। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? जी सर। जी सर। ठीक है, मैं आपको इसके थ्रू बहुत सारी चीजें मैं बता देता हूँ। आप लोग इसमें कुछ प्रॉब्लम एक्सेप्ट और कुकीज। अच्छा, ये अभी क्लासीफाई हैज बीन डिसकंटिन्यूड बता रहा है। आपका जिसका ओपन हुआ है ना, ये सर इसका डिसकंटिन्यूड लोगो ऑन। पे टच करिए, हाँ, इसके लोगो पे टच करिए सर। तो देखते हैं। ये वाला तो पेज तो ओपन नहीं हो रहा है। जिनका हो रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे कुछ और भी वेबसाइट में है, उसको सर्च करके मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, LIS पोर्टल है। तो LIS पोर्टल में आपको डिफरेंट लाइब्रेरी जॉब्स मिलेंगे। आपको वॉक इन जॉब्स, ये सब आपको ध्यान में रखना है कि आपको जॉब सर्च करना है तो आप यहाँ से भी आप इसको जॉब सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जो है कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ वर्कशॉप होती हैं, वो सब आप इसको आप कर सकते हैं। एक आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, एक कोहा के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्पोकन ट्यूटोरियल आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पोकन ट्यूटोरियल जैसे जाएंगे आप, देखिए यहाँ पर सब लोग ओपन कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ऑल कोर्सेस में जब आप जाएंगे तो आपको कोहा मिलेगा। देखिए यहाँ पर कोहा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। लैंग्वेज में जाएंगे तो आपको इंग्लिश करना है, उसके बाद सर्च करेंगे। देखिएगा यहाँ पर आपको मिलेगा कोहा। सब लोग देख पा रहे हैं ना? यस सर। यस सर। जी सर। आपके 229 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मैं बता दे रहा हूँ। इसको आप समझ जाइएगा कि ये क्लासेस 229 से भी रिलेटेड है और आपके 223 से भी रिलेटेड है। जैसे आपको पहले मैंने मार्क पढ़ाया था ना, मार्क कैसे एंट्री करेंगे, तो आपको दिखाएंगे कि मार्क कैसे एंट्री किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर है कोहा इंस्टॉलेशन ऑन लाइनक्स। तो कैसे कोहा को इंस्टॉल करेंगे, हाउ टू क्रिएट ए लाइब्रेरी कैसे करेंगे, एड एन आइटम टाइप। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्रिएट मार्क फ्रेमवर्क, दिख रहा है ना? तो यहाँ पर आपको एक यस मार्क सर। फ्रेमवर्क, तो इसको आप
इसको जाएंगे तो आपको दिखेगा मार्क फ्रेमवर्क, आपको दिखेगा आपको। देखिए एक वीडियो ओपन हो रहा है। इसको आप लोग अपने अपने डेस्कटॉप या जो भी मोबाइल में उसको करके प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। जैसे पहले पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था मार्क रिकॉर्ड। क्यों नहीं हो रहा ओपन? एक और आप लोग को दिखाते हैं, इससे और अच्छा से देखते हैं। देखिएगा यहाँ वेलकम टू लाइब्रेरियन गाइड दिख रहा है आप लोगों को? जी सर दिख रही है। दिख रहा है। देखिएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको कोहा का, कोहा हिंदी में सीखें कोहा। देखिए यहाँ पर आपको कोहा कैटलॉगिंग है, डेटा एंट्री इन कोहा। देखिए इसको आप लोग समझ लीजिएगा। सब लोगों को विजिबल हो रहा है ना? जी सर। यस सर।
देखिए डिफरेंट मार्क टैग्स आप लोग को दिख रहा है, दिख रहा है आप लोग को मार्क फ्रेमवर्क? नहीं सर, क्लियर नहीं आ रही। हाँ क्लियर थोड़ा सर पिक्चर नहीं ब्लर आ रहा है। दिखा रहा। हाँ ब्लर दिख रहा है। तो इसी कारण से आप लोग इस पे जाइएगा, सर आप उसका लाइब्रेरियन गाइड लिंक पे, शेयर वहाँ कर कोहा जैसे मैंने दीजिएगा। आपको फिर, हाँ मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो आपको उसमें सारी चीजें आपको सीखने को मौका मिल जाएंगी कि कैसे कोहा में डेटा एंट्री होता है, डेटा फ्रेमवर्क, मार्क रिकॉर्ड फ्रेमवर्क क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखिएगा। फील्ड तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए अभी चलिए मैं आप लोगों को उसका ये कर देता हूँ, तो इसके थ्रू आप समझ पाएंगे। मैं लिंक अभी तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स आएगी या तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं इसके लिए। आप लोग को स्क्रीन विजिबल हो रहा है? यस सर। मैंने आप लोगों को लिंक शेयर किया ना, सब आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स है, आप लोग कॉपी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा, आपका 2 to 9 वाला जो सेक्शन है, जो आप उसमें कोहा पे आपको कैसे कोहा कैटेलॉगिंग कैसे बनाना है, वेंडर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी चीजें आप वहां से भी एक्सेस करके आप उसको सीख सकते हैं ऑनलाइन। तो ये वाला प्रॉब्लम आप लोगों के लिए इन फ्यूचर नहीं आएगा। मतलब इंस्टॉलेशन, अगर आप इंस्टॉलेशन भी करना चाहें तो एक लिंक इंस्टॉलेशन भी बताए कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस भी करना चाहेंगे तो। हाँ बताइए, बोलिए क्या बोल रहे थे? सर classify.oclc.or एक लिंक ये जो आप लिखा है सर। हाँ उसमें है ना, अगर जिनका वो लिंक ओपन हुआ होगा तो किन्हीं का लिंक सर ओपन हुआ था ना, वो वाला किसी किन्हीं एक का का लिंक हुआ। हुआ यस ओपन सर। हुआ था, यस सर। classify.oclc.org वाला। तो उस आप उस लिंक को ओपन कीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, फिर मैं आगे सर कंटिन्यू उसमें करूंगा। एक नंबर आया है 552 वो वाला लिंक ओपन कीजिए जिनका, एंटिटी। यस सर। नहीं नहीं, एक कॉन क्लासिफिकेशन ऑनली लिखा होगा, उसको आप क्लिक कीजिए, आपको नंबर मिलेगा, क्लास नंबर लिखा लेगा।
जैसे कॉलम क्लासिफिकेशन वो डिफरेंट ना एक आपको आ रहा 10-12 कलर क्लासिफिकेशन 10-12 कॉलम क्लासिफिकेशन मिलेंगे। किसी एक पर क्लिक कीजिए, इसमें लिखा होगा कॉलम क्लासिफिकेशन बाय एस आर रंगनाथन। वो जो खुल रहा है सर ना classify.oclc.org में, उस पर लिखता है वेरीफाइंग यू आर ह्यूमन, दिस में टेक ए फ्यू सेकेंड, उस तरह का उसमें हम ये टिक हाँ करके ठीक कर है। रहे हैं, अब वेरीफाई वो नहीं होगा। मतलब जिनका और खुल यहाँ गया है वो सिस्टम आप पर उसको ओपन कीजिए, मैं बता दे रहा हूँ जिनका ओपन हुआ है। वहाँ पर कॉलम क्लासिफिकेशन किसी पे एक क्लिक कीजिए, आपको नंबर मिलेगा, आपको क्लास नंबर मिलेगा, एक मोस्ट फ्रीक्वेंट करके नंबर मिलेगा। मिल पा रहा है? सिस्टम पर खोल रहे हैं सर, मोबाइल पे नहीं अच्छा खोल रहा। देखिए सिस्टम पे खोलिए, अगर मिल जाता है तो। और किन्हीं का मोबाइल पे खुला है ना? ये इसमें खुल रहा है क्लासिफाई वाज डिसकंटिन्यूड ऑन 31 जनवरी 2024, इस तरह का ऐसा कुछ। हाँ वही चीज मुझे भी शो कर रहा है। तो वर्ल्ड शेयर रिकॉर्ड मैनेजर एक तरफ, वर्ल्ड कैट मेटा डेटा API 2.0। चलिए ठीक है, वो तो अब जब ओपन होगा तो आप किन्हीं का बोल रहे कि खुल रहा है वो फील्ड, कोई और सर बोल एक रहे सर वो गूगल कि में फील्ड खुल खुलता रहा है। है जिसमें। वेब सर एक वेब सर वो गूगल में खुलता है, गूगल में खुल रहा है? अच्छा ठीक OCLC है, का देते हैं क्लासिफाई खुलता है। इसको, 1 मिनट होल्ड कीजिए। वेब को क्या- वही खुल जाएगा। वही पेज खुल रहा है अपन तो, सेम पेज यहाँ सेम भी पेज खुल खुल रहा रहा है। है। चलिए ठीक है, अब परेशान होने की बात नहीं है, जब अपन होगा तो देख लीजिएगा उसको। सर हम 2 महीना पहले खोले थे उसकी क्लास। क्या चीज? 2-3 महीना पहले खोले थे हम, खुला था। हाँ हाँ, तो वहां पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसी पे आपको मिलेगा। जब classify.oclc आप ORG ओपन करेंगे ना, तो वहां पर एक नीचे में जैसे आप कॉलम क्लासिफिकेशन सर्च करके आप नंबर इसको सर्च करेंगे तो आपको नंबर डिफरेंट कॉलम क्लासिफिकेशन मिलेंगे। कुछ ऐसा रंगनाथन के द्वारा भी लिखा मिलेगा, कुछ अदर
ऑथर के द्वारा भी लिखा हुआ मिलेगा। तो आप उसको जब वहां पर जाकर सर्च करेंगे तो आगे एक नंबर मिलेगा, क्लास नंबर, और नीचे मिलेगा मोस्ट फ्रीक्वेंट, उसके नीचे मिलेगा वेब डेबी, नहीं मोस्ट फ्रीक्वेंट के राइट साइड में मिलेगा वेब डेबी। तो वेब डेबी जैसे आप ओपन करेंगे ना तो उसमें आपको 1 महीने का ट्रायल वर्जन मिलेगा। तो आप उसको जैसे ओपन करेंगे तो आपको वेब डेबी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपका ओपन हो जाएगा वेब डेबी। चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि नीड ऑफ इंडेक्सिंग क्या होता है। The need and purpose of indexing principles. Before we discuss the principles of indexing, it is important to know why we need to have principles of indexing. We need principles of indexing to set the general directions of for the consistent application of subject indexing techniques. To serve as a useful guide for developing new indexing technique and to develop one that already exists to facilitate the evaluation of indexing system, to provide theoretical rationale for particular standards for guidelines for designing subject indexing system and its application, to promote understanding of different subject indexing system by identifying commonalities underlying them and providing a structure for their comparison, and to determine how the subject headings are established and applied. देखिए इस चीजों को समझना होगा। उसके पहले क्या है कि रंगनाथन ने एक वर्ड दिया था चेन इंडेक्सिंग, तो उसको आप लोग समझ लीजिएगा तो वहां पर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या इसका चेन इंडेक्सिंग क्या होता है, रंगनाथन ने क्यों आखिर ये कंसेप्ट दिया। ये खासकर सीसी में अप्लाई होता है चेन इंडेक्सिंग। तो रंगनाथन ने एक इसका चेन इंडेक्सिंग का मेन मोटो है कि डिराइविंग सब्जेक्ट हेडिंग्स। देखिएगा मैं आपको किसी स्लाइड में मैं आता हूं तब वहां पर मैं आपको फिर मैं रिवर्स में आऊंगा। हाँ यहाँ पर आप लोगों के लिए चेन इंडेक्सिंग इस चीज को समझाना जरूरी है आप लोग के लिए कि चेन इंडेक्सिंग होता क्या है। कि रंगनाथन फैसेट एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट provides a kinds of representation of subject by transforming multidimensional relation of subject into a modulated layer of linear representation. Ranathan is credited with the invention of chain indexing and of an economical system of providing access to the terms in classification schedules without replicating the hierarchical structure of the classification in the alphabetical index. Raghunathan's chain indexing technique was devised as a complementary and supplementary tool to classification schemes. However, due to the efficient and economy, these techniques can effectively be made use of in deriving alphabetical subject indexes for any indexing या abstracting service. रंगनाथन ने जो चेन इंडेक्सिंग किया था तो जैसे मैंने कल के क्लास में बताया था ना कि PMEST, तो वहां पर जब आप चेन इंडेक्सिंग में जाएंगे तो आपको एक जब नंबर आप जनरेट हो जाता है कि जैसे P के लिए नंबर जनरेट हो गया, M के लिए नंबर जनरेट हो गया, E के लिए नंबर जनरेट हो गया, C के लिए सॉरी E के लिए S के लिए नंबर जनरेट हो गया और T के लिए नंबर जनरेट हो गया। तो वहां पर मैंने आपको दिखाया था ना कि सब्जेक्ट हेडिंग्स में क्या होता है कि जनरली कुछ हेडिंग्स में दिखा दे रहा हूँ तब आपको समझ में आएगा। हाँ देखिए यहाँ पर है कि साउट लिंक्स, अनसाउट लिंक्स, फॉल्स लिंक्स, मिसिंग लिंक्स, इस चीजों को आपको समझना जरूरी है क्योंकि अगर साउट लिंक्स, अनसाउट लिंक्स और फॉल्स लिंक और मिसिंग लिंक समझ जाते हैं तो जैसे वहां पर था ना कि साउट लिंक्स का मतलब होता है किनका आवाज आ रहा है उधर से,
अपने साउंड उधर से वॉइस को म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, सबको भी परेशानी नहीं होगी। सॉरी सर। तो साउथ लिंक्स में क्या होता है ना कि आपको जिसके माध्यम से आप उस बुक को ढूंढ सकते हैं, वही कार्ड बनाना है आपको कि जिसका आप जो ढूंढा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अब ऐसा टर्म आपको यूज नहीं करना जिससे आप बुक को सर्च ही नहीं कर सके, तो वो हो जाता है साउथ लिंक्स। अनसाउथ लिंक्स में होता है कि जिससे आप बुक को ढूंढ नहीं सकते हैं, ऐसा टर्म को अनसाउथ लिंक के अंदर रखा गया है। फॉल्स लिंक जैसे आपका मैंने कल बताया था कि कनेक्टिंग सिंबल जैसे पी सॉरी कॉमा सेमी कॉलन एनर्जी सॉरी ये कॉलन सेमी कॉलन स्पेस सॉरी डॉट डॉट और इसका सिंबल इन्वर्टेड कॉमा, तो ये सब सारी चीजें क्या आ जाती हैं, ये सब आपकी फॉल्स लिंक आ जाती हैं कि जिसका कोई यूज ही नहीं है। मिसिंग लिंक्स रिप्रेजेंट दोज कंसेप्ट दैट आर नॉट अवेलेबल इन द प्रीफर्ड क्लासिफिकेशन स्कीम। दीज आर inserted by an indexer by means of verbal extension at the chain with gap corresponding to the missing। तो मिसिंग लिंक मतलब इसका कोई है ही नहीं, इसका कोई मिसिंग मतलब आपको कोई एरो मिल गया तो जिसका कोई यूज ही नहीं है वो मिसिंग लिंक में आ जाता है। तो मेनली आपको यहाँ पर 3 चीजें जाननी है, साउथ लिंक्स, अनसाउथ लिंक्स और फॉल्स लिंक्स। साउथ लिंक्स में जिसमें आप बुक को सर्च कर सकते हैं उस नाम से, और जैसे आप लिखना है कि जैसे मैं एग्जांपल दूं कि लिखा हुआ है कि एशिया हिस्ट्री, तो एशिया हिस्ट्री में बहुत सारे एशिया का, लेकिन आपको अगर इंडिया हिस्ट्री सर्च करना है तो आपका क्या होगा, आराम से आपको इंडियन हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। तो एशिया हिस्ट्री क्या पूरे वर्ल्ड के जितने भी आपका सॉरी एशिया में जितने भी कंटिनेंट है वो सब आपको, चाइना हो गया, जापान हो गया, सबका हिस्ट्री आपको, लेकिन वही इंडियन हिस्ट्री आपके लिए सर्च करना आसान हो जाएगा। अब मैं कह दूं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में भी आप किसका हिस्ट्री सर्च करेंगे कि मैं इंडियन हिस्ट्री बोल दूं तो आप आराम से सर्च कर सकते हैं उसको। तो साउथ लिंक का मतलब होता है कि जिसको आप ढूंढ सकते हैं, और अनसाउथ लिंक जिसको आप जो ढूंढे जाने योग्य नहीं है तो उसको अनसाउथ लिंक में रखते हैं। और जो भी कनेक्टिंग सिंबल हो गए जैसे कॉमा हो गया, सेमी कॉलन हो गए, कॉलन हो गए, ये सब सारे आ जाते हैं आपका फॉल्स लिंक के अंदर। So the chain and links. The concept of chain is the foundation of chain indexing. A chain is deemed to be structural manifestation of a subject. The term structure in this context refers to the part constituting to a subject and their mutual interrelationship. It is a modulated sequence of subclasses or isolate ideas. The different kinds of links in chain indexing system are discussed below। ये होता है साउथ लिंक, अनसाउथ लिंक, फॉल्स लिंक एंड मिसिंग लिंक्स। तो इसमें आपको समझ में आया कि चेन इंडेक्सिंग का कुछ कंसेप्ट? इन्हीं को कुछ समझ में आया चेन इंडेक्सिंग? यस सर, बस साउथ और अनसाउथ समझ में आया। हाँ, फॉल्स लिंक देखिए मैंने कल के क्लास में बताया था ना कि मैंने एक टाइटल दिया था आप लोगों को कि इसमें टाइम क्या है, स्पेस क्या है, एनर्जी क्या है, बताया था ना सर कल का यस क्लास सर, आपकी थी ना? यस सर। तो उसमें मैंने बताया था ना कि क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स इन गवर्नमेंट, इन स्कूल लाइब्रेरीज, इन आपके पर्टिकुलर मान रीजन हो गए। इसके बाद एक होता है टाइम। तो वहां पर क्या होता है कि डिफरेंट फैसेट्स हो गए, PMEST हो गए, तो सभी सारे फैसेट्स के बीच में एक दूसरे फैसेट्स क्या होता है, एक कनेक्टिंग सिंबल के थ्रू अटैच होते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि कॉमा, इसके बाद सेमी कॉलन, फिर कॉलन, फिर आपके डॉट, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये सब क्या आ जाते हैं कि आपका फॉल्स लिंक आ जाते हैं कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है। इससे आप किसी बुक को सर्च कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको फॉल्स लिंक बोला गया है।
इसलिए इसको मैंने कि आपको तीन चीज जानना है, शॉर्ट लिंक, अनशॉर्ट लिंक और फॉल्स लिंक। तो जब सीसी का क्लास आप लोगों का तो है नहीं, सीसी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को ये बता देता हूँ। और जहां तरह का आप प्रैक्टिकल देखते हैं किसी और स्लाइड में अगर होगा तो नहीं है। तो कुछ कुछ चीजें से आपको मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आपके लिए जरूरी है। जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग की मैं बात करूं, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट, इसको आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे कल एशिया 2 में मैंने एक सेक्शन में, ट्रेसिंग सेक्शन में बताया था कि सब्जेक्ट को आपको बताना है कि इसका सब्जेक्ट क्या होगा। कि जैसे आप ट्रेसिंग सेक्शन में लिखते हैं ना कि भाई गोदान है तो गोदान का सब्जेक्ट क्या होगा, कि हिंदी लिटरेचर व फिक्शन। ठीक है, हिंदी लिटरेचर डैश फिक्शन। तो फिक्शन हिंदी लिटरेचर क्या हुआ, उसका सब्जेक्ट हो गया। तो इसको कैसे आप सब्जेक्ट कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे? आपसे कोई कल क्वेश्चन पूछ देगा कि सब्जेक्ट आप कैसे ऑब्जर्व कर पाए कि इसका हिंदी लिटरेचर और फिक्शन हुआ। तो एक तो आप क्लास नंबर जब जनरेट किए तो उससे पता चला। तो दूसरी बात है, सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, दो ये दोनों जो एक सर्च सब्जेक्ट हेडिंग्स टूल्स हैं, इसके थ्रू ही हम लोग सब्जेक्ट हेडिंग्स डिसाइड करते हैं। तो यही है कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट हेडिंग्स list subject headings has been defined as a word or group of words indicating a subject under which all materials dealing with same theme is entered in a catalog or bibliography. It is arranged in a file. A vocabulary control device depends on a master list of words or terms that can be assigned to documents. Such a master list of terms is referred to as a list of subject headings. A subject heading list is an alphabetical list of terms and phrase with appropriate cross-reference and notes that can be used as a source of subject headings in order to represent the subject content of a document. A list of other semantically related terms or phrase are displayed under each terms or phrase. A printed list of subject headings incorporates the uh, thought and experience of many librarians of various types of libraries। तो आपसे कल दिन कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि आप सब्जेक्ट हेडिंग किसे डिसाइड करेंगे, तो आपको बताना होगा या तो सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स। तो लेकिन आप दोनों में से यूज क्या करेंगे? तो आपको जनरली जैसे अब सीएस लिस्ट को बोला जाता है स्मॉल और मीडियम ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज, बट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स, इसको ही जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो यूएसए में है वहां पर ये यूज होता है। तो हम लोग जनरली आप किसी लाइब्रेरी में आप क्या करेंगे, छोटे इंडिया में क्या होता है, जैसे कोई नंबर है क्लास नंबर, तो हम लोग क्या करते हैं कि आप डीडीसी में गए, उस पर्टिकुलर नंबर से जो सब्जेक्ट बता रहा है उसी को हम लोग उसको वहां पर इंडिकेट कर देते हैं, इसका यही सब्जेक्ट होगा। लेकिन डीडीसी में नंबर आपको अब मतलब प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि जैसे अभी मैंने सब्जेक्ट बताया कि हिंदी लिटरेचर अब कैसे लिखना है सब्जेक्ट हेडिंग, तो वहां पर आपको डीडीसी में अगर आप 891.433 सर्च करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 891.43 जो है वो शेड्यूल में मिलेगा और 3 आपको टेबल में मिलेगा। इट मीन्स कि किस टेबल में मिलेगा आपको, कोई बता सकते हैं कि 3 जो मैंने लाया था वो किस टेबल से लाया था? कोई बता सकते हैं कि फॉर्म ऑफ लिटरेचर किस सब्जेक्ट में है, किस टेबल में है? एनीवन? सर 000। आप लोग सब क्या आउट हो गए क्या? नहीं नहीं, चलिए यस सर, एक चीज मैं आपको जनरलिटीज और में बता जीरो देता जीरो हूँ, जीरो। क्योंकि उस दिन मैंने शेड्यूल का मैंने मेन क्लास बताया था। नहीं 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 नहीं, सब मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? अभी आपको कंफ्यूजन होगा, मैं आपको उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जैसे मैंने आपको 891.43 बोला ना, वहां तक जो नंबर है वो आपके डीडीसी शेड्यूल में मिलेगा। बट जो ये जो मैंने लास्ट में जो 3 ऐड किया ना, वो आपके इंट्रोडक्शन टेबल्स में आपका टेबल नंबर 3 में मिलेगा। आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ कि वॉल्यूम 1, अब मैंने बोला था डीडीसी में 3 वॉल्यूम्स में है,
3 वॉल्यूम्स में पहला जो वॉल्यूम है वो इंट्रोडक्शन और टेबल्स है, सेकेंड वॉल्यूम्स है वो शेड्यूल्स है, एक मिनट। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें पहला जो टेबल है वो स्टैंडर्ड सब डिविजन्स है, सेकेंड एरियाज है, इसके बाद थर्ड है सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल। आप लोग नोट कर रहे हैं इसको? सर वॉइस कट के आ रहा है। अभी नहीं आ रही है बस क्लियर? अभी ठीक है। आ रही है वॉइस क्लियर? अब आ रहा है। आवाज आ रही है क्लियर? जी सर। हेलो, यस सर। एक मिनट लगता है आवाज। आवाज आ रहा है सर, आ रहा है। एक मिनट ये मेरा ये चार्ज डिस्चार्ज हो गया है, एक मिनट। आवाज आ रही है ठीक से? यस हाँ सर। सर, आ रहा है। ठीक। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट बता रहा था ना, और कुछ दिमाग से उतर गया, क्या बता रहे थे? तो यही होता है कि जैसे आप सब्जेक्ट हेडिंग्स, जब आप ट्रेसिंग एशिया 2 में और ट्रेसिंग सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर सब्जेक्ट हेडिंग्स लिस्ट, आप सब्जेक्ट हेडिंग्स निकालना है। तो वहाँ पर जैसे लिटरेचर, हाँ मैं टेबल में था, आप लोग बता नहीं पाए, मुझे याद आ गया। टेबल में मैंने दिखा रहा था कि कितने डीडीसी के वॉल्यूम 1 में कितने टेबल्स होते हैं। तो वहाँ पर है कि 7 टोटल, 7 इधर आपका शेड्यूल में 10 मेन क्लास होते हैं, बट आपके वॉल्यूम 1 में 7 टेबल्स होते हैं। तो आप उसको नोट कर लीजिए कि पहला है सब स्टैंडर्ड सब डिविजन, सेकेंड है एरिया, थर्ड है सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, नोट कर रहे हैं आप लोग? जी सर कर रहे हैं। फोर्थ है सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, टेबल 5 है रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप्स, सर 5 रिपीट करिए। रेशियल RACIAL, रेशियल रेशियल इथनिक कॉमा इथनिक, आप लोग को जो 2 to 7 वाली जो क्लास होगी ना,
इसमें इन सारे चीजों को आप लोगों को डीडीसी को हाँ, क्या बोले? उधर से आवाज आ रही है कि नहीं? रेशियल इथनिक नेशनल ग्रुप्स, टेबल 5। इथनिक नेशनल ग्रुप्स, रेशियल कॉमा एथनिक। हाँ, रेशियल कॉमा इथनिक कॉमा नेशनल ग्रुप्स। टेबल 6 जो है वो लैंग्वेजेज है। एंड लास्ट है टेबल 7, वो है आपका पर्सन्स। नोट कर लिए आप लोग? सातों टेबल नोट कर लिए? सर 1 बताइएगा। स्टैंडर्ड सब डिविजन्स। रिपीट कर दीजिए। टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिविजन्स। टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिविजन्स। स्टैंडर्ड सब डिविजन्स। टेबल 2 एरियाज। टेबल 3 सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। टेबल 4 सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। टेबल 5 रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप्स। टेबल 6 लैंग्वेजेस। एंड लास्ट टेबल 7 पर्सन्स। नोट कर लिए? यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर मैं आप लोगों को अभी बोलूं कि 891.43 ये तो हो गया शेड्यूल में नंबर मिलेगा आपको, क्योंकि ये सब्जेक्ट नंबर है हिंदी लिटरेचर। अगर आप सर्च करेंगे तो शेड्यूल में मिलेगा 891.43। बट जो लास्ट में जो 3 है वो कहां से लाया मैंने? ये आपको किस टेबल से लाया? आपका गोदान जो है वो क्या है? फिक्शन है ना। तो किस टेबल से जाएगा आप लोग बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं कि किस टेबल में मिलेगा मुझे फिक्शन का नंबर? 3 में। यस, वेरी गुड, 3 में ही मिलेगा। 3 क्या है? सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। इंडिविजुअल में लिटरेचर में जितने भी सब डिविजन आ जाते हैं उसको बोलते हैं फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर में जैसे पोएट्री हो गया, ड्रामा हो गए, फिक्शन हो गए, लेटर्स हो गए, उसमें देखिएगा कि आप जब डीडीसी आपके सामने रहेगा तो जितने भी फॉर्म ऑफ लिटरेचर हैं वो सब आपके टेबल 3 में आते हैं। कोई क्रिटिसिज्म है, हिस्ट्री है, वो सब आपके टेबल 3 में ही आएगा। अब जैसे मैं अगर बात करूं आप लोगों के सामने कि एक बुक्स है हिंदी लिटरेचर, सॉरी हिंदी डिक्शनरी, तो हिंदी डिक्शनरी का नंबर कहां से निकालेंगे आप? कोई बता सकते हैं? जैसे हिंदी गोदाम को आप तोड़े तो गोदाम का पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किए कि भाई ये तो हिंदी लिटरेचर है। हिंदी लिटरेचर में क्या है? तो फॉर्म ऑफ लिटरेचर में क्या है? तो फिक्शन है। तो हिंदी डिक्शनरी में क्या है आपका? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? लैंग्वेज होगा सर। लैंग्वेज। तो लैंग्वेज आपको किस शेड्यूल में मिलेगा? शेड्यूल के किस में मिलेगा? 6। नहीं, शेड्यूल में मैं बात कर रहा हूँ। हिंदी लैंग्वेज का नंबर आप कहाँ से मिलेगा? पहले आपको, पहले तो आप सब्जेक्ट निकालेंगे ना। तो सब्जेक्ट कहाँ से निकालेंगे? शेड्यूल से निकालेंगे ना।
तो वहां पर क्या मैंने लिखा था ना 400 सर yes sir 400 यस सर 400 यस, वहां पर 400 में जाइएगा आप, तो हिंदी लिटरेचर हिंदी लैंग्वेज में जाइएगा तो आपको नंबर मिलेगा 491.43। ठीक है, तो वो हो जाएगा हिंदी लैंग्वेज का नंबर। अब यहाँ एक डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी का नंबर कहाँ से मिलेगा आपको बता सकते हैं? कोई बताइए कि डिक्शनरी का नंबर कहाँ से मिलेगा? सर 1। नहीं, 1 में भी मिलेगा, लेकिन मैं बता दूंगा कैसे आपको। 1 में भी मिलता है डिक्शनरी, और किस टेबल में मिलता है डिक्शनरी? टेबल 4 में मिलेगा डिक्शनरी। जो सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज में बोला ना आपको, तो वहां फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है। अब देखिएगा कि टेबल 1 में भी डिक्शनरी है और टेबल 4 में भी डिक्शनरी है। तो ये जो है टेबल 4, ये ओनली हिंदी के लिए है, यानी लैंग्वेज के लिए डिक्शनरी है। बट वहाँ जो टेबल 1 है वो स्टैंडर्ड सब डिवीजन है, वहाँ पर वो सब्जेक्ट के लिए डिक्शनरी है। जैसे अगर सब्जेक्ट की जैसे रहेगी डिक्शनरी ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स का नंबर क्या होगा? किस में जाएंगे आप? शेड्यूल में जाएंगे। तो शेड्यूल का नंबर में क्या होगा? फिजिक्स का पहले आप नंबर सर्च करेंगे तो मान लिया आपको मिला 530। इसके बाद आपको डिक्शनरी कहाँ से लाना है? तो टेबल 1 में जाना है और वहां से डिक्शनरी का नंबर लाना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की डिक्शनरी हो गई और हिंदी लैंग्वेज की डिक्शनरी हो गई, तो वहां पर आपको टेबल 4 जाना पड़ेगा। तो हमने बताया था कि सब्जेक्ट कैसे डिसाइड किए हम लोग। तो सब्जेक्ट के लिए हमें सीएस लिस्ट यूज करना पड़ेगा, तभी हम एग्जैक्ट में सब्जेक्ट को सही ढंग से ट्रेसिंग सेक्शन में लिख पाएंगे। अब मान लीजिए एक बुक है कॉलम क्लासिफिकेशन, इसका सब्जेक्ट क्या होगा बताइए? कॉलम क्लासिफिकेशन का क्या है? टाइटल है, सब्जेक्ट है? टाइटल है सर टाइटल। सब्जेक्ट क्या होगा? लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस में क्या कॉलम को लिखिएगा? क्या लिखिएगा जनरलिटी सब्जेक्ट? लाइब्रेरी साइंस क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सब्जेक्ट कैसे लिखना है? लाइब्रेरी साइंस डैश क्लासिफिकेशन। तो ये आपको डीडीसी में इस तरह दिखने को मौका नहीं मिलेगा कि आपको वहां पर लाइब्रेरी साइंस डैश क्लासिफिकेशन मिला रहेगा, उस तरह नहीं दिख रहा है। तो ये कौन बताता है? सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स। तो यहाँ पर देखिए टर्म यूज किया गया है, द सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स नाउ इट इन इट्स 90th एडिशन 2007 is an abridged version of the Library of Congress subject headings named after the first compiler Mini Alsius। किसने दिया है इसको? तो इस मिनी अल्सियस ने दिया है सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स। इट वाज इन रिस्पॉन्स टू डिमांड फ्रॉम स्मॉल एंड मीडियम साइज लाइब्रेरी। मैंने आपको बोला था अभी कि ये सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स किसके लिए यूज होता है? जो छोटी लाइब्रेरी और मीडियम दर्जे की जो लाइब्रेरी होती है उसके लिए हम लोग सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग यूज करते हैं। फॉर अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग दैट सीएस compiled each edition strive to keep in mind current needs and users approaches for subject access, and the SLSH is still a living manifestation of the principles of subject cataloging put forth by C.A. Cutter, Charles M.E. Cutter. The reforms of the SLSH began in its 15th edition and with the display of headings and their relationship using standard abbreviation, namely एनटी का होता है नैरोअर टर्म, बीटी का होता है ब्रॉडर टर्म, यूएफ और यूएससी। ये आपको सीएस लिस्ट में ही देखने को मौका मिलेगा कि ये सब का फुल नेम क्या होता है, वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। अभी मुझे 2 टर्म याद था, नैरोअर टर्म, ब्रॉडर टर्म, और भी क्या क्या चीज़ देख लीजिएगा। उसको सीएस लिस्ट आपके पास तो अवेलेबल नहीं होगा, तो ये सब है कि उसको टर्म यूज़ किया गया है। तो हम लोग जो मेन यूज़ करते हैं उसमें ब्रॉडर टर्म को यूज़ करते हैं instead of the confusing conforms in the ANC and ISO standards for thesaurus. Nevertheless,
The CS list remains an index for pre-coordinate indexing instead of true thesaurus. Its terminology is modern, although with an American bias. It is widely used today in an outside USA by small and medium-sized library. इसके बाद इंडेक्सिंग टेक्निक तो मैंने बताया deriving indexing and assignment indexing. Indexing can be either derived indexing, derivatives indexing, or associate indexing. Assignment indexing, derived indexing is method of indexing in which human indexer or computer extracts from the title and or text bar of a document or more words, phrase, or to represent the subject of the work. For use and headings under which entries are made, it is also known as extractive indexing. In deriving derivative indexing terms to be used to represent the content of the documents are derived directly from the documents itself. Here, no attempt is made to use an indexer's own language of the ये बच्चों की theoretical part है ये सब आपको मेन जो मेरा प्रैक्टिकल पार्ट था वो मैंने इसमें आपको बताया कि आप उसको कैसे सी एस लिस्ट और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है इसको आप समझ लीजिएगा Knowledge organization overview. Knowledge organization is a field of investigation closely related to information retrieval. Introductory discussion on KO knowledge organization demands a clear understanding about knowledge, information, and data and their hierarchy relationship. Knowledge hierarchy information is one of the most frequent used words in our society and widely differs in its meaning from news to intelligence, data to knowledge. However, in the context of library information science, information is understood as something more than data. Data is unrelated, whereas information is related. क्या हुआ कि डेटा क्या हुआ कि एक दूसरे से अनरिलेटेड होता है जबकि इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि रिलेटेड ये होता है इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा characteristically it provides verifiable statements of facts that can be either true or false knowledge on the other hand belongs to the higher plan of organization assumes a verified status of truth or falsify and comprehend generalized pattern of information तो अभी और तो ज़्यादा स्लाइड था फिर भी मैंने उतना ज़्यादा स्लाइड को मैंने लिया नहीं है आज तो अब आपको कुछ ऐसे मतलब नॉर्मल में कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि आज के बाद आपका 2 to 3 क्लास क्लोज हो जाएगा फिर आप लोगों की क्लास 2 to 7 की कब है आप लोगों को पता है यस सर शायद 13 से है ना जी 2 to 7 यस सर 13 से है यस सर 13 13 फरवरी वो क्लास हाँ 13 फरवरी से 13 से 16 तक चलेगी और 13 से 16 मेरी भी क्लास है उसमें आपको 2 to 1 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तो अगर आप जो भी क्लासेस अगर ठीक है आज मैंने 3 दिनों में 4 दिनों में जो भी पढ़ाया अगर फिर भी कुछ डाउट्स रहेगा आपके दिमाग में तो आप मुझे जब मैं 13 से 16 तक मैं जुड़ूंगा आप लोगों से तो फिर आप उसमें भी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं इसलिए आप कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर 2 to 7 पहले आप अच्छे से क्लास कीजिए 2 to 7 को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि यही आपका बेस है अगर लाइब्रेरी साइंस में आपको अपने आप को एग्जिस्ट करना है तो आपको 2 to 7 को अच्छे से सीखना पड़ेगा चाहे वो क्लासिफिकेशन हो कैटलॉगिंग हो मार्क आपके पास अभी दो मैंने जो बताया लाइब्रेरियन गाइड या LIS पोर्टल या स्पोकन ट्यूटोरियल वहाँ पर जा कर के आप सीखेंगे कि कैसे एंट्री किया जाता है तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा मार्क टैग को आप जान पाएंगे कि मार्क टैग होता क्या है कैटलॉग कैसे सॉफ्टवेयर में एंट्री होता है कैसे बनता है वो सब सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे
सर हम्म। ये 230 में जो इंटर्नशिप है, अगर वो करते हैं लाइब्रेरी में जाके तो ये सारा कुछ सीख पाएंगे? हाँ, अगर लाइब्रेरी आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेटेड लाइब्रेरी है तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। इसलिए इग्नू ने एक अच्छा स्टूडेंट के लिए दिया है कि अगर आप इंटर्नशिप का यूज़ कर लेते, 1 महीना सीख लेते हैं ना, तो आपका एक्सपीरियंस में वो काउंट हो जाता है कि आपको लाइब्रेरी का कुछ एक्सपीरियंस हुआ। अदरवाइज डिस्टेंस लर्निंग में तो लोग ज़्यादा सीख नहीं पाते हैं ना, लेकिन वो इंटर्नशिप के बहाने से 1 महीने का अगर किसी लाइब्रेरी में जाके करते हैं इंटर्नशिप, तो वो बहुत कुछ सीख पाते हैं कि एक्विजिशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैटलॉग, डिफरेंट लाइब्रेरी में सेक्शंस होते हैं। जैसे होता है सर्कुलेशन सेक्शन, रेप्रोग्राफी सेक्शन, इसके बाद पीरियोडिकल सेक्शन। तो क्या क्या पीरियोडिकल्स में आ जाते हैं, जैसे मैगजीन्स वगैरह आ गए, जर्नल्स आ गए, ये सब क्या होते हैं, पीरियोडिकल सेक्शन में होते हैं। रेफरेंस सेक्शन में जैसे डिक्शनरी हो गए, इंसाइक्लोपीडिया हो गए, गजेटियर हो गए, एटलस हो गए, आलमनैक हो गए, ये सब रेफरेंस सेक्शन की बुक्स होती हैं। तो कैसे आप रेफरेंस को ऑर्गेनाइज वे में रखेंगे। सर्कुलेशन में क्या होता है, मेन वहाँ काम होता है इशू रिटर्न का। आप स्टूडेंट्स आएंगे, आपका वो अपना बुक्स इशू कराएंगे और जाएंगे। तो अगर आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेटेड है तो आप फिर भी बहुत कुछ सर्कुलेशन। रेप्रोग्राफी में क्या होता है कि अगर मालिक किन्हीं को जरूरत पड़ा एक कोई 2-4 कॉपी पेज का जेरॉक्स करने का किसी बुक्स की, तो वो आप आराम से रेप्रोग्राफी सेक्शन में उसको जेरॉक्स करते हैं। तो ये डिफरेंट सेक्शन होते हैं लाइब्रेरी में। तो आप जा करके किसी लाइब्रेरी में अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपको कम से कम सेक्शंस का, या अगर आप लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि ये अपॉर्चुनिटी जो मिला है आपको इंटर्नशिप वाला, ये इसको सब्स्टिट्यूट वाला जो ऑप्शन है उसको अगर ज़्यादा यूज नहीं कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। मेरे ख्याल से इंटर्नशिप आप लोग ज़्यादा यूज कीजिए। सर पर ये हम लोग के असाइनमेंट तो मार्च में ही सबमिट हो गए ना, और इंटर्नशिप में तो सर टाइम लग जाएगा। हाँ, तो 1 महीना समय लगेगा, क्या दिक्कत है। सर इसको हम लोग बाद में जमा कर सकते हैं, इसका रिपोर्ट? हाँ, एग्जाम के बाद आपके पास 2 साल का समय है ना। अच्छा। तो 2 साल में आप 1 साल तक एग्जाम निकाल लीजिए। एग्जाम के बाद आपको इंटर्नशिप कर लीजिए। ओके सर। 1 महीने का इंटर्नशिप कर लीजिएगा तो बहुत कुछ सीखने को, फिर आपको लाइब्रेरी सर्टिफिकेट देगी ना। आप जिस लाइब्रेरी में इंटर्नशिप करेंगे तो वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने इस लाइब्रेरी में 1 महीने में क्या क्या सीखा। आपका एक रिकॉर्ड तैयार होगा। तो आपको क्या होगा, एक्सपीरियंस में बेनिफिट होगा। आप कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो आप ये प्रोड्यूस कर सकते हैं कि मैंने किसी लाइब्रेरी में 1 महीना काम किया। उसके बाद अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको अलाउ ही नहीं करेगा। लेकिन ये इग्नू का है कि आपको रीजनल सेंटर या आपका दिल्ली जो भी है, आपको एक मौका दे रहा है कि आपको इंटर्नशिप करने का। इसीलिए उन्होंने कोर्स में डाला है इंटर्नशिप का। लेकिन सब्स्टिट्यूट डाल दिया है कि अब सबके लिए अवेलेबल पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, अब मान लीजिए जो वर्किंग में है तो अब वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वही सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं उसका, अल्टरनेट। तो आप अल्टरनेट ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। अगर आप वर्किंग में नहीं है तो आप अल्टरनेटिव यूज नहीं कीजिए। सर और इंटर्नशिप अप्रैल मंथ में करेंगे तो चलेगा सर? अगर आपका कौन सा सेशन एडमिशन है। जुलाई 23। जुलाई 23, हाँ, आराम से कर सकते हैं। ओके सर। उसके लिए आपका आरसी है क्या, आप ओपन लर्निंग, आप तो ओपन लर्निंग में जुड़े हुए हैं ना। नहीं सर, मेरा ओडीएल मोड है सर। अच्छा, ओडीएल मोड है तो आप तो आराम से कर सकते हैं। तब ओडीएल मोड है तो और आपका अच्छा है। ओके सर। और क्या है ना सर, मैंने जो आप अच्छा लाइब्रेरी रहेगा ना भेजी। कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। जी, ओडिशा से सर। उड़ीसा से। तो आपको वहाँ पर तो बहुत सारी लाइब्रेरी मिलेगी। ये सर मेरा पास में जो लाइब्रेरी है वो अप्रैल में आने के लिए बोला है। हाँ, तो ठीक है, आप वहाँ से आप कंसर्न आरसी से आप वहाँ से अप्रूवल लेकर के आप उस लाइब्रेरी में इंटर्नशिप कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। और किन्हीं का कुछ डाउट्स किसी भी जगह पर बताइए। सर
ओडीएल वालों का तो क्लियर है, बट ऑनलाइन जो हम लोग एडमिशन कराए बहुत कंफ्यूजन है सर। कुछ इसके लिए अलग से क्लास अगर हो जाता तो, कि हम लोग का असाइनमेंट कब सबमिशन होगा, एग्जाम किस टाइप से होगा, बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा, जब मैडम जुड़ती है ना तो आप उन जब फर्स्ट में जुड़ती है तो आप उनसे अपना ग्रीवांस रखेंगे कि हम लोग ऑनलाइन से जो जुड़े हुए हैं इसको कैसे असाइनमेंट सबमिशन करना है, कैसे इंटर्नशिप करना है, क्या करना है। तो आप अपना क्वेरी उनके सामने रखेंगे तो वो ज़्यादा से क्लैरिफाई कर पाएंगे उसको। ठीक है सर। और किन्हीं का कुछ डाउट्स? किन्हीं का कुछ? रंजय, आप मैसेज किए थे मुझे कि वो ये सर करने के सर लिए। सर नहीं वही सर ना, मतलब हम ये कह रहे थे सर, उसमें तो सर को हम ये इंडिविजुअली सब चीज़ हम शेयर किए ही हैं सर, कि मतलब मेरा एक वही प्रैक्टिकल में 227 में रह गया था सर। अच्छा अच्छा, 227 सर में सर आपका सर क्रॉस लग गया है क्या? हाँ सर वही उसके तो सर हम अलग से सर अगर कहें तो उस समय ही हम आपसे ये कर सकें सर। ठीक है, आप 227 का क्लास पहले आप कर लीजिए। कल जो 13 से क्लास क्लास जो क्लास होंगे ना। क्लास क्लास तो सर हमारा कोशिश से सभी करें, क्योंकि हर पेपर तो क्लियर है, फिर भी हम चाहते हैं जो सीख सकें सीख लें। कोशिश कीजिएगा, वो अपॉर्चुनिटी आपको जो 4 दिनों की मिलेगी उसको जहाँ तक सीख पाए उसको सीखने का कोशिश कीजिए। और ये अंजना, अंजना एक जुड़ी हुई है, कुछ यस सर। कोई डाउट्स? नो सर। क्लियर है सब जितना मैंने पढ़ाया? अच्छा, जितना मैंने पढ़ाया अभी तक में जो भी टॉपिक पढ़ाया तो ज़्यादा तो जो भी पढ़ाया मैंने जो भी आपके दिमाग में गया वो सारे क्लियर है, या कहीं भी किसी टॉपिक में अगर आप डाउट्स है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। सीता, सर। कोई डाउट्स? नो सर। चलिए अच्छी बात है। मनीता अगेन। सर, जो सर आप स्क्रीन शेयरिंग कर रहे थे नोट्स का, अगर वो दे देते ईमेल में तो अच्छा होता। नोट्स का? अच्छा, मतलब जो प्रेजेंटेशन का? पीडीएफ सर, पीडीएफ प्रेजेंटेशन। एक्चुअली आपके कंटेंट में है वो चीज़ें, ठीक है, आपके कंटेंट से ही लिया गया है। तो मैंने आप कंटेंट में जाइए, इग्नू का जो मटेरियल मिला हुआ है ना, आप उसी से जा करके, और आपको यदि हिंदी लैंग्वेज वाले हैं तो मैंने उसमें लिख दिया है LIS कैफे पे आप जाइए, आपको हिंदी मटेरियल भी मिल जाएंगी। फ्री ओके ऑफ सर। कॉस्ट है, आप जहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर LIS कैफे को थोड़ा यूज करने बता दीजिए ना सर, स्क्रीन के द्वारा। उसको अच्छा ओपन ठीक है। किए थे पर हो नहीं पा रहा था मेरा। अच्छा ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, एक मिनट। आप लोग को स्क्रीन विजिबल हो पा रहा है? यस सर। यस सर। चलिए देखिए, आप लोग के लिए दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर लिखा है ना LIS ऑनलाइन MCQ टेस्ट सीरीज, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए उन्होंने बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम LIS मॉडल MCQ डाला है, आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है डाउनलोड ई बुक्स एंड क्वेश्चंस, है ना। यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे। देखिए ये वाला सेक्शन आप लोग अपना ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा BLIS स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है। यस सर। यहाँ पर
MLIS BLIS दोनों के लिए उन्होंने सब कुछ दे रखा है। MCA वाले के लिए भी है, अगर मान लो कोई MCA के स्टूडेंट्स हैं तो उसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, क्लिक हेयर टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इसको यदि मैं क्लिक करूँ उसको, या इससे बेटर यहाँ पर है पेपर 1। थोड़ा नेट स्लो है। ये लिंक लिंक देते ना सर इसका? मैंने बता दिया है ना इसको, आपको LIS कैफे जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब जैसे आप होम पेज पे आप जाइएगा, वहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अच्छा, मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। लिंक मिल गया आप लोग को? लिंक मिला? जी सर, जी सर। यस ठीक सर। है इसको, हाँ इसी तरह इसमें आपको सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप इसको वहाँ पर LIS कैफे में ही आप हिंदी बुक्स यहाँ पर सर्च करेंगे, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। हिंदी मटीरियल, देखिए यहाँ पर है ना 5 लॉज ऑफ लेसन 4। जिसको आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए PDF खुल गया। देखिए 5 लॉज है ना। आप चाहेंगे हिंदी भी ओपन करना तो हिंदी भी आपके लिए ओपन हो जाएगा। कि हर एक यूनिट छोटा छोटा टॉपिक पे लेकर के मटेरियल बना हुआ है, ऑल हिंदी मटेरियल है ना यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर है ग्रंथालय एवं सूचना केंद्र, ग्रंथालय सूचना केंद्र प्रकार, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। हिंदी मटेरियल भी आप चाहिए तो आपको मिल जाएगा, हिंदी मटेरियल भी, ठीक है। आ गया ना समझ में? यस सर। फिर LIS क्विज, अगर मैं LIS क्विज में जाता हूँ तो आपको दिखा देता हूँ कि LIS क्विज कैसे यूज करना है। LIS UUIZ LISquiz.com जाइए, यहाँ पर सर्च करेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। MCQ,
जनरल क्वेश्चंस इन LIS। देखिए यहाँ पर है लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जनरल क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पर है ना स्लैंटेड अब्स्ट्रैक्ट, कोलोफॉन मीन क्लासिफिकेशन, द ग्रुप इन्फेंट्स चिल्ड्रन एडोलसेंट। अच्छा ये बता सकते हैं कोई इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो सकता है? इन क्लासिफिकेशन द ग्रुप्स इन्फेंट्स चिल्ड्रन एडोलसेंट एडल्ट रिप्रेजेंट्स, एरे में आएगा, फैसेट में आएगा, चेन में आएगा? चेन में आएगा सर। कोई बताइए। और चेन में सर, चेन में। जैसे देखिए यहाँ पर अगर मैं आप चेन में क्या बताया, द राइट आंसर इज ए, क्या है, एरे में आएगा। तो यहाँ पर आपको एरे में था। चेन में क्या बताया था मैंने कि अगर एडोलेसेंट या चिल्ड्रन के ही अंदर में अगर डिवीजन मिलेगा आपको सबऑर्डिनेट, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। इसलिए देखिए विच कंट्री डजंट हैव आर नेशनल बिब्लियोग्राफी, किसके पास नेशनल बिब्लियोग्राफी नहीं, किन्हीं का नेशनल, किनका, किस कंट्री का नेशनल बिब्लियोग्राफी नहीं है? तो बताइए कि आपने UK का नेशनल बिब्लियोग्राफी है, USA का है, यदि किसका नहीं है? तो मान लीजिए अगर हम सर्च करते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्या रहता है, द राइट आंसर इज बी, क्या है, USA का अपना नेशनल बिब्लियोग्राफी नहीं है। तो इंडिया का नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या है बता आप लोग को? INB, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ब्रिटेन का क्या है, यूनाइटेड किंगडम का BNB, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है। बट ऑस्ट्रेलियन का नहीं है, USA का अपना बिब्लियोग्राफी। तो ए गजट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, गजट क्या देता है इंफॉर्मेशन, ए प्लेस टू सी, हिस्ट्री ऑफ प्लेसेस, ओल्ड रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल अनाउंसमेंट एंड नोटिफिकेशन, क्या देता है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट एंड नोटिफिकेशन। देखिए द करेक्ट आंसर ओके बता दिया। तो इसको इस तरह जा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको, अब देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू ASIA2 इफ अ बुक हैज बीन एडिटेड बाय 4 पर्सन्स, एक बुक जो है वो किसने, 4 पर्सन के द्वारा एडिटेड किया गया, द मेन एंट्री शुड मेड अंडर, तो मेन एंट्री किसके नाम से बनेगा, तो बता सकते हैं? फर्स्ट एडिटर। फर्स्ट एडिशन, एडिटर नॉट टाइटल। देखिए है ना, एक चीज आप लोग समझ जाइएगा कि जब बुक एडिटेड होती है तो उसका टाइटल एंट्री होता है, जब बुक ऑथर्ड होती है तो उसका ऑथर के नाम से एंट्री बनता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको 2 to 7 में सिखाया जाएगा कि अगर एक बुक की सिंगल ऑथर है तो कैसे मैन एंट्री बनेगा, ज्वाइंट ऑथर है तो कैसे मैन एंट्री बनेगा, 3 ऑथर्स हैं तो क्या मैन एंट्री बनेगा, मोर देन 3 ऑथर्स हैं तो क्या एंट्री बनेगा, फिर वॉल्यूमिनस बुक्स हैं क्या एंट्री बनेगा, कैसे बनेगा, फिर अगर सुडोनिमस वर्क्स हैं तो कैसे एंट्री बनेगा। तो ये सब सारी क्लासें आपको 2 to 7 में सिखाई जाएंगी कैसे आपको बनाना है। तो आप उसको 2 to 7 को अच्छे से कोशिश कीजिएगा सीखने की। तो इसी तरह करके आप जितना सीख पाए कोशिश कीजिएगा कि 2 to 7 में सीख पाए, नहीं तो अगर कुछ डाउट्स रह जाएगा फिर मैं आप लोगों से 13 से ही जुड़ूंगा 2 to 1 में, तो फिर आप वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए तो आज की क्लास सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू सर। ओके, सभी को थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।